हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस बार तकरीबन एक महीना गैप के बाद हम मिल रहे हैं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब से, जो चेन्नई में रहते हैं और आपने पीएचडी किया है जेएनयू से। साउथ एशियन अफेयर्स के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। इस वक्त चेन्नई में आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बहुत सी इंटरनेशनल बॉडीज के मेंबर के तौर पर भी काम कर रहे हैं और खास तौर पर इस पूरे इलाके पर आपकी खास नजर रहती है। आप अपने वतन गए हुए थे, इसलिए तकरीबन एक महीने के गैप के बाद हमारी बात हो रही है। इस वक्त जो इशू है जिस पर हम बात करेंगे वो अरुणाचल प्रदेश में चीन की फौजों के जरिए जो एक कोशिश फिर की गई, भारत और चीन की फौजें आमने सामने आ गई और उसमें भारत के कुछ फौजियों को जख्मी भी होना पड़ा, चोटें लगी हैं। ये सब वाकया क्या है? चूंकि तकरीबन 2020 में लद्दाख में भी चीन ने अपनी फौजें भेजी थी और उसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। अब क्या कुछ है, चीन की मंशा क्या है? और पार्लियामेंट में जो हंगामा होता है उसमें बार बार इस हद तक कह रहे हैं अपोजिशन के मेंबर्स कि चीन के खिलाफ क्या बयान देने की भी इजाजत नहीं है। यानी इस पे भारत सरकार का रवैया वो नहीं है जैसा होना चाहिए, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये चीन की तरफ से ये अरुणाचल प्रदेश में एक नई कोशिश जो है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको इस पूरे कहानी का जो है वो खुलासा आपके सामने करना चाह रहा हूं और इसका जो है शुरुआत पहले समझना पड़ेगा कि ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर इश्यूज हैं। लेकिन मेरे समझ में और मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये चाइना और इंडिया का तो बॉर्डर इशू है अगर बाजारी तौर पर आप इसको कहें, लेकिन ये लद्दाख यानी तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर इशू है। जो चाइना मेनलैंड है वो बहुत दूर है इन सारे झगड़ों से और उसमें इंडिया और चाइना का कोई झगड़ा नहीं है। ये इशू जो एक्चुअली है, जो क्रॉप अप हुआ है या जो इमर्ज हुआ है 1959 से 1962 से वो है इंडिया का जो टेरिटोरियल मतलब डिमार्केशन है बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। और ये जो डिमार्केशन है, तिब्बत जो है, अब इंडिया ने भी शायद, मुझे ऑफिशियली मालूम नहीं है कि तिब्बत को तस्लीम कर लिया है कि चाइना का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर वो चाइना का हिस्सा है तो एक झगड़ा तो खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका कहती है कि फ्री तिब्बत, वो तिब्बतों के साथ है, कहते हैं कि उसको फ्री तिब्बत। इंडिया ने भी काफी हंगामा किया था, अभी हम उस झगड़े पे नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग ही मसला है कि तिब्बत क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो आज के डेट में दैट इज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना और चाइना का पूरा कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल है। अब यहां से हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि इंडिया और चाइना से तिब्बत के हवाले से 3 सेक्टर बने हुए हैं। एक सेक्टर जो है वो ईस्टर्न सेक्टर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है, और भूटान से भी जो है बॉर्डर लगता है तिब्बत का, जिसकी सिक्योरिटी इंडिया लेती है। तो ये तो एक ईस्टर्न सेक्टर हो गया। दूसरा जो है वो मिडिल सेक्टर है, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और तीसरा जो झगड़ा है वो है आपके जाकर के वेस्टर्न सेक्टर में, जो कि लद्दाख है। अब चाइना का कहना है कि इंडिया का कहना है कि हमारा जो चाइना से बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर है। ये बॉर्डर जो है हमारा डिस्प्यूटेड है चाइना और इंडिया से। चाइना का कहना है कि सिर्फ 2000 किलोमीटर जो है वो डिस्प्यूट है, बाकी जो बॉर्डर है वो हमारे हैं। उसमें अरुणाचल प्रदेश को वो ये कहते हैं कि ये हमारी जगह है, और लद्दाख को वो ये कहते हैं कि ये हमारा टेरिटरी है। ये झगड़ा है, ये यहां से आप लेके अभी जो क्लैश की बात कर रहे हैं। तो अभी आप पीछे जो है 2020 में और पेंडेमिक में और ये सब जो हंगामा हो रहा था वो सब लद्दाख के सेक्टर में हो रहा था। वेस्टर्न सेक्टर में सब सेक्टर नॉर्थ कहलाता है मिलिट्री टर्म्स में इंडिया के लिए, लेकिन हमारे अपने ऑडियंस को समझने के लिए वो वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट में जो है ये जो जगह तवांग है, ये तवांग सेक्टर है मिलिट्री के लिए,
और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो कि उसकी उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है बुद्धिस्ट की, जितने की लासा में जो है तिब्बत में जो मेन मोनेस्ट्री है। और जो मेन मोनेस्ट्री लासा में है तिब्बत के अंदर, उसके अधीन में जो है ये तवांग की जो मोनेस्ट्री है, इसके अधीन में है। अब चाइना का कहना है शुरू से कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है ये साउथ तिब्बत है और इसके हम मालिक हैं, और ये जो मैकमोहन लाइन है जो कि ब्रिटिश ने ड्रॉ की थी, उसको हम नहीं मानते हैं। वो कॉलोनियल पीरियड की बात थी। तो मैकमोहन लाइन जो है वो एक डिमार्केशन लाइन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया विथ रिगार्ड टू द ईस्टर्न सेक्टर, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। और यहीं पे अब क्लैश पे आ जाते हैं। क्लैश क्या हुआ था? तो ये 9 तारीख को जो है, 9 दिसंबर को जो है, चाइनीज ट्रूप जो है वहां पे एक एग्रीड मतलब पॉइंट है जिसको त्सांग कहते हैं, मतलब तवांग के अंदर ही वहां पे, जो कि पहले से ही डिमार्केटेड नहीं है। और इंडिया कहता है कि ये इतना किलोमीटर मेरा है, चाइना कहता है। तो यहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये तवांग तो बड़ा इलाका है, वहां मोनास्ट्री से दूर 35 किलोमीटर ये जगह है त्सांग, जहां पे 9 तारीख के 8 तारीख के और 9 तारीख के सुबह में चाइनीज जो हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि 200 से 300 चाइनीज यहाँ अंदर आ गए इसमें। और इंडिया का क्या है कि वहां पे 3 रेजिमेंट इंडिया की स्टेशन है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, एक जाट रेजिमेंट है और एक सिख रेजिमेंट है। तो इनमें से एक की जो है वो ड्यूटी चेंज हो रही थी। एक पूरा रेजिमेंट जो है वो वापस जा रहा था और दूसरे को आना था। तो वहां पे इंडिया की जो फोर्सेस थी वो कम तादाद पे उस टाइम मौजूद थी, जो कि शायद चाइनीज को खबर थी। तो इसलिए उस पर उन्होंने धावा बोल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ट्रूप्स में स्कफल हुए। ये राजनाथ सिंह का बयान है, हाथापाई कहा उन्होंने, इस वर्ड को इस्तेमाल किया, ये हाथापाई हुआ। और उसके बाद इंजरीज का जहां तक ताल्लुक है तो इंटरनेशनल एजेंसीज कहती है कि 6 इंडियन जो हैं वो इंजर्ड हुए, जिनको माइनर इंजरीज हैं। वो हाथ के और लकड़ी के और इस तरह के बैटन के जो है कुछ इंजरीज हुए थे, जिनको हॉस्पिटल। चाइनीज का कहना है कि कोई इंजरी नहीं हुई, हम लोग जो है पीसफुली जो है हम लोग वापस आ गए, वहां पे रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन ये बात तो बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, कि चाइना ने कोशिश की अंदर आने की। और ये वाकया पहला वाकया नहीं है। चाइना के तो बहुत सारे पॉइंट्स है। सिक्किम में जो है नाथुला पास है, वहां पे घुस जाते हैं वो। और लद्दाख में तो वो करते ही रहते हैं, जब उनको शौक होता है कि आज चलो आज घुस जाते हैं। तो इसी तरह का उनका तो एक मतलब एक ये कि हर 2-4 दिन में उनको कोई न्यूज चाहिए, इंडिया वालों को भी न्यूज चाहिए। तो अब चाइना न्यूज चल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई नहीं जानता है। और जहां तक इंडियन सोल्जर्स का ताल्लुक है, जो इंटरनेशनल मीडिया कहती है कि इंडियन सोल्जर्स जो है बहुत कम मतलब नंबर्स में थे चाइनीज के, लेकिन उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उस पॉइंट को डिफेंड किया। और डिफेंड करने के बाद चाइनीज को भेज दिया। 2-3 घंटे का ये हुआ था, और उस 2-3 घंटे में वो सक्सेसफुल नहीं हुए और वो चले गए अपने, जहां उनका बेस कैंप था वहां चले गए और नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई। लेकिन ये बताइए मुस्तफा साहब कि ये बार बार क्यों हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, खासतौर पर मोदी जी की सरकार के दौरान? खास लद्दाख के बारे में ये बात आई है कि बहुत बड़ा इलाका है जो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ गांव बसाने तक की बात सामने आई है। और इतने बड़े इलाके पर अगर कोई कब्जा कर ले, जिसको हम अपना हिस्सा मानते हैं, उसके बावजूद जिस किस्म का सरकार का रवैया नजर आ रहा है पॉलिटिकली, यह बात मशहूर है कि मोदी जी चीन का नाम लेते ही नहीं, क्योंकि उनके दोस्तों का कारोबार है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं सियासी तौर पर? क्या भारत मजबूती से खड़ा है अपने उन दावों पर जिस पर वो अब तक पिछले 75 साल में खड़ा था? देखिए, ये पहला सवाल जो मैं आपका जवाब दूंगा कि ये अब क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था, और उसमें इतनी तेजी क्यों आ गई है। कभी लद्दाख में हो जाता है, कभी सिक्किम में हो जाता है, अभी अरुणाचल प्रदेश तवांग में हो गया। तो इसका जवाब ये है कि इंडिया जो है वो पहले इन जगहों पे उतना ध्यान उसका नहीं था, और LAC जो है वो अनडिमार्केटेड एरिया है, जिसको कोई नहीं मालूम है कि कहां पर
उनकी उनकी डेमोक्रेसी, उनकी जो है टेरिटरी शुरू होती है, कहाँ खत्म हो जाती है। और ये जो डिमार्केशन है, ये पंजाब का डिमार्केशन नहीं है कि उसपे जो है फेंस खड़ा कर दें। यहाँ जो है वैली वैली चल रही है, तो कहीं पहाड़ आ जाता है, तो कहीं लेक आ जाता है। अब लेक में जो है आधा लेक जो है वो चाइना का है, आधा लेक जो है वो इंडिया का है। तो इस तरह के मतलब डिफरेंसेस है वहां पे। अब इस सवाल का जो मेन मकसद ये है कि इंडिया ने बहुत तेजी से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और रोड्स और बहुत सारी चीजें। जैसे अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, अब इसी पे हम कंफाइन करें, यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे विलेजेस बनाए हैं, विलेजेस को जो है मतलब स्ट्रेंथन किया है, और वहां पे फैसिलिटी दी है, वहां पे पानी पहुंचा दिया है, वहां पे बिजली पहुंचा दिया है, रोड बना दिए हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक है। और इंडिया की तरफ से जब आप वो कह रहे थे कि चाइना ने जो है इंडिया का विलेज ले लिया और विलेज बसा दिया है, तो चाइना में भी वही चल रहा है कि मतलब इंडिया ने उनकी टेरिटरी ले ली है, क्योंकि टेरिटरी तो डिमार्क है नहीं। हम कहते हैं कि चाइना ने ले लिया, वो कहते हैं कि इंडिया ने ले लिया। लेकिन जो मेन झगड़े का जो मतलब सबब है वो यही है कि इंडिया जो है इसकी अब जो पॉलिसी है वो इनडिफरेंट थी पहले, क्योंकि वहां सिर्फ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस और स्ट्रेटजी के अलावा कोई इकोनॉमिक गेन नहीं है, और चाइना को रोकना है इंडिया को। ये भी इंडिया के अंदर एक बात होगी कि चाइना को हमें रोकना है अंदर से। तो उन्होंने इन सब जगहों पे, ये पूरे लद्दाख के एरिया में और पूरा अरुणाचल के प्रदेश में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जो चाइना को बर्दाश्त नहीं है, और इसलिए वो बार बार जो है इस तरह के हमले करता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अच्छा, लद्दाख से हमने वहां के लोकल लोगों से इंटरव्यू किया। उनका तो ये इल्जाम है या उनका ये कहना है कि भारत ने वो तरक्की और वो डेवलपमेंट नहीं किया जो चीन की तरफ डेवलपमेंट है, और आपकी बात इसमें जरा दूसरी तरह से नजर आ रही है। क्या कुछ है? चूंकि लद्दाख में भी हमारे कुछ जानने वाले कुछ लोग हैं जिनसे हमने पिछले 1 साल में, जब ये 2020 में ये हुआ था, उसके बाद हमने वहां से भी कई लोगों से बातें की, और वहां से ये बात भी निकल के आई कि भारत ने वहां कोई तरक्याती प्रोजेक्ट जो करने चाहिए थे वो उसमें कुछ कमी छोड़ दी। क्या आप फिर भी आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कुछ ज्यादा इसको नहीं, मैं इसके अंदर आपको तह में जाता हूं। हाँ। क्योंकि वहां पे जो है ना, आपको बताया कि पहाड़ी एरिया है, और जो पहाड़ी एरिया है उसी को एक तरह से ब्रॉडली आप समझ लीजिए कि यही डिमार्केशन है। पहाड़ के उस पार चाइना है, पहाड़ के इस पार इंडिया है। अब इंडिया का उस पहाड़ तक जाना वो बहुत ही रफ टेरेन है। इंडिया का उस पहाड़ पे, जिसको हम तस्वुर करते हैं या ख्याली अपने दिमाग में रखते हैं कि ये हमारा जो है डिमार्केशन लाइन है, तो बहुत रफ टेरेन है। और उसके बरक्स जो उस पहाड़ के उस पार जो चाइना का एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है। तो उनको उस पहाड़ पर आने में कोई परेशानी नहीं है, उनको वहां पर डेवलपमेंट करने में कोई परेशानी नहीं है। हमें जो है यहां से पहाड़ तक डेवलपमेंट करने के लिए, लद्दाख की बात कर रहा हूं, बहुत टाइम से चल रहा है। अभी 220 किलोमीटर का रोड जो है वो 2019 में जो है वो इंडिया ने बना दिया, जो कि श्योक रिवर से लेकर के दौलत बेग ओल्डी, जो कि एकदम काराकोरम रेंज के पास एक एयरपोर्ट है और एक एयरफील्ड है, पोर्ट नहीं है, एयरफील्ड है, जो कि इंडिया का हिस्सा है। और इंडिया वहां से ऑपरेट करती है अपनी फ्लाइट्स, मतलब ये जो कि सियाचिन में रसद लेके जाती है, और वहां से ट्रुप को लेकर के आती है, और यहाँ से फिर ट्रुप जाते हैं वहां पे, मतलब वो करने के लिए। तो वो गोल्डी जो है डीबीओ कहलाता है, दौलत बेग ओल्डी जो है वो नाम जो है अंग्रेजों ने दिया हुआ है। तो ये इंडिया का जो है यहाँ लेह से जो है श्योक रिवर से लेके वो रास्ता जो 35 दिन में होता था, अब ये लोग 2 दिन के अंदर 24 घंटे से 48 घंटे वो ट्रुप को ले जा सकते हैं। तो अब वहां पे पहले जो सिचुएशन था कि अक्टूबर नवंबर तक वहां पे इंडियन ट्रूप्स होती थी और वो सब पुल आउट कर जाते थे, और उसके बाद फिर जो है वो अप्रैल मई में जाते थे।
तो ये जितने झगड़े होते हैं, आपने ये देखा होगा, ये सीजनल झगड़े हैं। ये अप्रैल मई जून जुलाई जब गर्मियां होती हैं, बर्फ पिघल जाती है, तो फिर शुरू हो जाता है मामला। तो ये जो वहां के जो लोकल हैं वो जो ये कह रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि चाइनीज का जो डेवलपमेंट है, उनको तो बहुत आसान काम है, वो तो प्लेन एरिया है, वहां पे वो डेवलपमेंट, हम दोनों ने तो एयरफील्ड भी बना दिया है, वहां पे बड़े बड़े जहाजें रखे हुए हैं, मिसाइल रखा हुआ है उस पर, यहाँ तक कि पूरा कश्मीर वैली जो है के अंदर जो कंटोनमेंट है वो उनके मिसाइल रेंज पे है, वो किसी टाइम कंटोनमेंट को उड़ा सकते हैं। वो देख रहे हैं कि कंटोनमेंट में कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है, यहाँ वैली के अंदर, कश्मीर वैली, लद्दाख को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सिचुएशन है स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सियासी बात जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, वो जो रिएक्शन जिस तरह से पहले की सरकारों में आता था, अब सरकार का जो रिएक्शन है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर कंपैरेटिव देखें, क्योंकि चीन का मामला ऐसा है कि भारत के लिए पाकिस्तान भी और चीन भी दोनों दुश्मन हैं, ये बात कही जाती रही है। जब कभी पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर या एलओसी पर कुछ होता है तो उस पर मीडिया बहुत चीखता चिल्लाता है, लेकिन चीन वाले मामले को ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं कोई सियासी वजह है, क्योंकि आजकल हम गोदी मीडिया के जमाने में रह रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये बहुत अहम चीज है। इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस आपने देखा होगा। पहले एक तो ये है कि जो कुछ होता था वो एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद जो है चीन के बॉर्डर से जो भी, अगर मान लीजिए कोई डिफरेंसेस होती थी, कोई लड़ाई होती थी, कोई इनकर्शन होती थी, तो खबर कम से कम नहीं तो 10 दिन बाद यहाँ पे आता था। और दूरदर्शन के जमाने में वो तो स्टेट कंट्रोल मीडिया है, उसको दबा भी दिया जाता था। लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है, टेलीफोन का जमाना है, तो वहां जो भी कुछ क्लैश होता है वहां के सोल्जर्स और वहां के लोग इन्हें तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। इस वजह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज आती है कि भाई ये हो गया वहां पे। अब जहां तक इंडिया का ताल्लुक है चाइना के साथ, तो इंडिया जो है हमेशा बहुत गार्डेड स्टेटमेंट देती है और कभी भी चाइना को पाकिस्तान का दर्जा नहीं दिया है। इंडियन जो सियासतदान है, जो इंडियन मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो तो चाइना और पाकिस्तान को एक नजर से देखती है। लेकिन जो इंडिया के जो रूलिंग, मतलब जो एलिट है या जो रूलिंग सत्ताधारी लोग जो हैं, वो कभी, यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लद्दाख में जाकर के उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, वर्ड चाइना उन्होंने यूज नहीं किया, और उन्होंने एक ही लाइन कहा था, न कोई आया है न किसी को आने देंगे। और इस तरह की बात की थी जिसको मैंडरिन में, जो चाइनीज लैंग्वेज है, ट्रांसलेट करके गांव के लेवल तक जो है वो ये कम्युनिकेशन पहुंचा दिया कि देखिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि कुछ चाइना ने इनकर्जन ही नहीं किया, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। और जो वो लद्दाख में बैठे हुए थे वहां पे मिलिट्री आउटफिट पहन के और पूरा फिटिंग में उनको जो है और टोपी पे लगा करके वो बैठे थे वहां पे, एक वर्ड भी कभी चाइना का यूज नहीं किया। तो ये तो सियासी मतलब पहलू है उसके। अब उसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब वो क्यों उनसे बात करते हैं इस तरह से गार्डेड, जबकि अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ भी कोई भी बोल दे, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये कुछ समझने की चीज है कि उनके मुंह में ताले क्यों लगे हुए हैं, या उनके मतलब जबान इतनी तेज क्यों नहीं खुलती है चाइना के अगेंस्ट। जी अच्छा, एक लार्जर सवाल, आम तौर पर अगर आप कभी मसलन अमेरिका जाएं, अमेरिका में जिस तरह से भारत को देखा जाता है, ये कि अमेरिका अपने दुश्मन चीन को कंटेन करने के लिए भारत को इस्तेमाल करना चाहता है, और ये कई तरह से अलग अलग तरीके से बात भी कही जाती रही है। आप क्या इसको सही मानते हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए अमेरिका भारत को इस्तेमाल, जबकि भारत खुद अपनी टेरिटरी पर जो कुछ हो रहा है उस पर भी कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहा है? तो क्या अमेरिका के उस मकसद के लिए भारत कहीं इस्तेमाल हो पाएगा जब अपनी ही जमीन के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे? देखिए, मैं इसका बिल्कुल दो टूक जवाब दूंगा। पहले दो पोल हुआ करते थे, मॉस्को और वॉशिंगटन। मॉस्को जो है अब वो बीजिंग का जो भी स्टेट है, वन ऑफ द स्टेट्स,
अब मॉस्को की बात जो है वो बीजिंग नहीं सुनेगा, बीजिंग जो है उसकी बात मॉस्को सुनेगा। तो अब इंडिया का जो इंडिया के टू क्रंचेस होते थे कि कभी यूएस पे आते थे, कभी मॉस्को पे आते थे, और क्योंकि उनका डिफेंस का सौदा था तो वो यूएस को छोड़ करके मॉस्को के पास चले जाते, वो तो कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जो है, जो रशिया का पावर है, अभी यूक्रेन में आप देख लीजिए, अभी तक जंग ही चल रहा है। वो तो 10 दिन में समेटने की बात कर रहे थे यूक्रेन को, तो वो बताता है कि वो कितने वीक है। तो इंडिया अब जो है वो अब रशिया के मतलब सहारे तो है नहीं। अब रशिया के सहारे नहीं है तो चाइना के सहारे जाएगा क्या? चाइना तो उसका दुश्मन है, तो फिर किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है अमेरिका के गोद में जाएगा। तो कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि इंडिया का भाग्य विधाता के वर्ड को आप अच्छी तरह से एनालाइज करें, वो यूएसए है। और इंडिया जो है वो चाहे या ना चाहे, इंडिया जो है यूएस के इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि वो उसका भाग्य विधाता है। जी जी जी, उसके ये पास बहुत कोई विकल्प नहीं। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों को भी ये कहा कि आप एक दिन में इतना तेल खरीद लेते हैं जितना हम रूस से अब खरीद रहे हैं। तो इस तरफ कुछ तब्दीलियां सी कुछ महसूस हो रही हैं यूक्रेन जंग के दौरान। आप ऐसा नहीं मानते कि भारत अब अमेरिका पर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा या इशारे नहीं दे रहा इस तरह के? देखिए, इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क है, लेकिन अभी जो है आप मानिए ना मानिए एक ही सुपर पावर है और वो अमेरिका है। के खिलाफ अगर कोई सुपर पावर खड़ा होगा तो वो चाइना है। तो इंडिया किस कैंप में जाएगा बताइए आप? एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है। तो इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है। और एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट की बात कर देता हूं मैं, उसका कहना है कि यू हैव टू बी नॉट इवन हाफ कर्नल, आप हाफ कर्नल भी नहीं है अगर आप चाइनीज आर्मी के हैं, टू टेक ओवर इंडिया। अगर आप बीजिंग में बैठे हैं और आपके दिमाग में हिटलर शाही बन जाए कि हम तो जिसको चाहेंगे फतेह कर लेंगे, अगर यही मौक़िफ़ उनके दिमाग में घुस जाएगा तो इंडिया तो केक वॉक है। जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं मैं, वो सारे से वो घुस जाएंगे अंदर, और उनके पास आर्मी की कमी नहीं है। पीएलए इज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। नेपाल का बॉर्डर खुला है, चाइना का, ये पाकिस्तान का बॉर्डर खुला है, इधर श्रीलंका से भी आ सकते हैं, उधर मालदीव से भी आ सकते हैं। तो ये अगर जंग होगी तो वो जमीनी जंग होगी, एयरफोर्स की जंग होगी और समुद्री जंग होगी। तो इंडिया कितने सेक्टर पे लड़ने का बोलिए? बर्मा सेक्टर भी खुला हुआ, तवांग तो अभी अरुणाचल प्रदेश है ही है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अगर इंडिया का एक सरफराज, चाइना का कोई सरफराज जनरल, उसके दिमाग में यही अगर आ जाए कि मुझे इंडिया को फतेह करना है, तो क्या देरी है उसको? इंडिया कहां से रेजिस्टेंस लाएगी? और जो न्यूक्लियर जो आप डेटरेंट की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर, चाइना ने अपने सारे न्यूक्लियर हेड्स जो हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर हेड्स, वो लद्दाख में आकर के, तिब्बत में आकर रख दिए हैं। वहां पे तिब्बत में आकर रख दिए हैं। और उनका जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले वो न्यू दिल्ली को जो है तबाह कर देंगे। 1 मिनट का फासला है न्यू दिल्ली को खत्म करने में। फिर इंडिया के पास कौन कमांड एंड कंट्रोल संभालेगा? इंडिया के पास इसका विकल्प नहीं है। अभी तक उन्होंने मतलब ये शायद नहीं किया कि अगर इंडियन लीडरशिप दिल्ली में खत्म हो जाती है तो कौन यहाँ की आर्मी को जो संभालेगा और कौन जंग लड़ेगा? तो ये सब चीजें जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, तो उनके पास भी न्यूक्लियर हथियार है, और उन्होंने तो बिल्कुल तिब्बत में रखा हुआ है। और उनके 2 लाख से ऊपर फौज जो है, जो कि इंडियन एक्सपेडिशन के लिए उन्होंने तिब्बत में रखे हुए हैं। तो ये सब जो म्यूटेड जो इंडियन रिस्पॉन्स होते हैं और पाकिस्तान के जो तेवर होते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो तेवर चाइना के से नहीं देखे जाते हैं। तो पॉलिटिकल जो सियासी जो लीडर हैं, वो जानते हैं कि बारीकी क्या है। अगर उनका जरा सा भी मुंह फिसलेगा तो फिर आप जान रहे हैं कि क्या हो सकता है। यानी बहुत ही
भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो चीन का नाम उस तरह से नहीं ले रहे। ये तकरीबन नतीजा निकाला जा सकता है आपकी इस बात का। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। आखिर में अगर कुछ आप बताना चाहें और चीन वाले मामले में कि कोई खास और फैक्ट ऐसा रह गया हो जो आप बताना चाहें। जी, ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक तरफ तो झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ, अभी तवांग में हो गया, कल वहां हो गया, ये हो गया। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक माहौल है इंडिया और चाइना का, इन झगड़ों से बेअसर है। और इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज गुड्स इन इंडिया। और गवर्नमेंट के लेवल पे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें हर दिन बढ़ोतरी आ रही है चाइना के साथ। जी जी। और जो इंडियन बिजनेसमैन है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब तो यहाँ पे बड़े छोटे छोटे बिजनेसमैन, मतलब उनको आप मतलब किसी बड़े बिजनेसमैन के कतार में नहीं डालते, वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे मैं आपको एक बिल्कुल वो अभी बैटरी की कार चलने वाली है और बैटरी की मोटरसाइकिल चलने वाली है और ये तेल पे डिपेंडेंट खत्म होने वाला है। इसका मुहिम चल रहा है इंडिया में। अब ये बैटरी आएगी कहाँ से? ये सब चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे जो है इंपोर्टर जो है, जिन्होंने अपने वहां पे एजेंट बैठाए हुए हैं और उनसे वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसका बहुत जबरदस्त तौर पे जो है वो कारोबार चल रहा है चाइना के साथ। और इंडिया के जो गवर्नमेंट लेवल पे भी चाइना से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। तो ये कंट्रास्ट है कि ऊपर जो है आप ये झगड़ा तवांग में दिखा रहे हैं और गलवान में दिखा रहे हैं और लद्दाख में दिखा रहे हैं, और टीवी में जो है मतलब ये है कि डंका बजा रहे हैं कि हमने जो है खदेड़ दिया चाइना को। आप आज बंद कर दीजिए सारे ट्रेड, जैसे आपने वाघा में बंद कर दिया, ट्रक जा नहीं रहे। उधर कमान जो चेक पॉइंट है कश्मीर वैली में, वहां से सेब नहीं जा रहे हैं। अब ये बंद कर दीजिए यहाँ पे, तो फिर देखिए तमाशा। यानी कारोबार करने वाले लोग उसी तरह से मजबूती से चल रहे हैं। खास तौर पर बाकायदा अडानी और अंबानी के भी बहुत बड़े बड़े कारोबार वहां पर चल रहे हैं। और कुछ लोगों को तो ये शक होता है कि शायद मोदी जी इस वजह से चीन का नाम नहीं लेते। लेकिन आपने जो बात बताई कि उसने बाकायदा तिब्बत में अपने न्यूक्लियर वार हेड्स ला करके रखे हुए हैं और भारत के लिए उसमें अगर कोई खतरे की सूरत बनी तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। भारत की फौज भी बहरहाल अपनी तैयारी में हमेशा रहती है। हमें उम्मीद है कि भारत की पूरी तरह से रक्षा उसी तरह से होती रहेगी। लेकिन ये कि ग्राउंड पर सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से सियासी लोग भी एहतियात से काम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया और हम आपके साथ आइंदा बाकायदा कोशिश करेंगे कुछ ऐसा प्रोग्राम करें कि साउथ एशिया के बारे में कुछ 2-3-4 खबरों के साथ आपके साथ हम हों और डिस्कस करें और आपसे वो जानकारी हासिल करें कि साउथ एशिया में क्या कुछ हो रहा है। हम आमतौर पर इंटरनेशनल खबरें और मिडिल ईस्ट की खबरें खासतौर पर देते हैं। आपके जरिए हम साउथ एशिया को भी बेहतर कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।